नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषता के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। भारत एक अविकसित और पिछड़ा हुआ देश है। अगर आर्थिक योजना के अंतर्गत भारत आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और फिर भी वो विकासशील स्थिति में मौजूद है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़पन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आर्थिक साधनों की प्रचुरता रहते हुए भी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि प्रचुर प्राकृतिक साधन और प्रचुर मानवीय साधन रहने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था गरीब है, पिछड़ी हुई स्थिति में है। और हमारे देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन यानी अदर रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यानी कहा जाता है कि भारत प्रचुरता के बीच निर्धनता का विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यानी इंडिया प्रेजेंट्स ए पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ प्लेंटी। यानी इस संबंध में एमाल डार्लिंग ये कहते हैं कि भारत के संबंध में सबसे अधिक ध्यान आकर्षक बात यह है कि इसकी मिट्टी धनी किंतु लोग निर्धन है। द मोस्ट arresting fact about India is that her soil is rich and her people poor। यानी श्रीमती वेरा आंस्टे ने भी ये कहा कि भारत में आने वाला एक आकस्मिक यानी आगंतुक भी देश की महान संभावनाओं और एवं अधिकांश जनता की बहुत ही कम आर्थिक उपलब्धियों के विरोध को प्रस्तुत महसूस करने में विफल नहीं रह सकता। यानी कहा गया कि भारत गरीबों से बसा हुआ एक समृद्ध देश है। यानी इंडिया इज़ ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर। यानी भारत एक विशाल देश है, लेकिन साधन भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम इसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं करते, जिसका नतीजा यह है कि हम यानी प्रचुरता में निर्धनता निवास करती है। और ऐसी हालत में आर्थिक विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को विकसित और अविकसित दोनों वर्ग में बांटा गया है। दो वर्ग में इसे डिवाइड किया गया है, अविकसित और विकसित, बैकवर्ड इकोनॉमी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार यह कहा गया कि अर्धविकसित देश वो है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम हो। और इस अर्थ में अर्धविकसित देश का समुचित पर्यायवाची शब्द निर्धन देश रहेगा। और यहाँ पर बौर और यामे ने कहा कि अर्धविकसित देश शब्द से मोटे तौर पर प्राय उन देशों और क्षेत्रों का बोध होता है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और पूंजी का स्तर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम है। तो इस तरह से यानी जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम विकसित देश की तुलना में बहुत ही पीछे हैं और हमारे देश का विकास पूरे तरीके से नहीं हुआ है। तो भारत जैसे देश की मुख्य विशेषता, जिसे हम कई कैटेगरी में बांटेंगे, कई श्रेणी में बांटेंगे, वो है आपका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे इन देशों में विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम है। आजीविका के लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होती है और इन देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है। विकसित देशों की तुलना में इन देशों में प्राकृतिक साधनों का उपयोग बहुत कम होता है। इन देशों में औद्योगिकरण का अभाव पाया जाता है। पिछड़े देशों में धन एवं आय के वितरण में व्यापक विषमता पाई जाती है। इन देशों में बेकारी और छिपी हुई बेकारी का व्यापक रूप हमें देखने को मिलता है। और इन देशों में वित्तीय और आर्थिक संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा और विनियोग कंपनियों का अभाव पाया जाता है। और ये देश कृषि और खनिज पदार्थों के निर्यात पर अधिक निर्भर होते हैं। उत्पादकता का स्तर बहुत ही नीचा होता है। जब हम इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, आर्थिक विशेषता को देख रहे हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि देश के आर्थिक विकास की नींव ही कमज़ोर है
और दूसरी बात यह है कि जब हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हम जनसंख्या संबंधी विशेषता को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन देशों में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, लोगों की औसत आयु बहुत कम है, लोगों के पास भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव पाया जाता है। इन देशों में औद्योगिकरण के अभाव में अधिकांश जनता गांव में रहती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता रहती है। और जब हम टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन देशों में तकनीकी ज्ञान का अभाव है, इनोवेशन नहीं होता, इन्वेंशन नहीं होता, और इन देशों में प्राचीन और निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी ही हम अपनाते हैं। यातायात और संवाद वाहन के साधनों की कमी पाई जाती है। और जब हम सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में शिक्षा का अभाव है, समाज में जो स्त्रियां हैं वो इन स्त्रियों की स्थिति उच्च नहीं है, यानी ऊंची नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोगों का दृष्टिकोण परंपरागत और रूढ़िवादी, लोगों में स्वस्थ सामाजिक वातावरण और मनोवृत्ति का अभाव है, और अंधविश्वास, रूढ़िवादी और जातिवाद पर बल देना इनकी विशेषता है, और इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं कि सामाजिक चेतना नहीं, राजनीतिक चेतना का अभाव है। तो इन सारे कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाती, और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकसित नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रचुरता के बीच निर्धनता का विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि भारत की संपन्नता और विपुलता के क्या सूचक हैं, भारत के पिछड़ेपन और भारतवासियों की निर्धनता के क्या सूचक हैं। तो यहाँ पर भारत की संपन्नता और निपुणता के सूचक, यानी भारत की संपन्नता और विपुलता, यानी इंडिकेटर्स ऑफ इंडियन रिचनेस, हमें इंडियन रिचनेस पर भी विचार करना है। भारत की संपन्नता और विपुलता के सूचक हैं आपके कि हमारा विस्तृत भौगोलिक आकार और उपजाऊ भूमि हमारे देश में है, मानवीय साधन प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में खनिज संपत्ति, प्रचुर मात्रा में वन संपदा, प्रचुर मात्रा में आपके शक्ति के साधन और प्रचुर मात्रा में जल संसाधन। यानी कहा जाता है कि भारत में आपका जो जल संसाधन है वो वर्षा के जल के द्वारा प्रति वर्ष जो है 17.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की ताकत रखता है। तो बड़े पैमाने पर ये सारे साधन विद्यमान हैं, मानवीय साधन, विपुल जनशक्ति और खनिज संपत्ति और विस्तृत वन संपदा और शक्ति के साधन, जल साधन, यानी प्रचुर मात्रा में ये साधन मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत के पिछड़ेपन और भारतवासियों की निर्धनता के सूचक हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे भारतवासियों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है, और उत्पादन के साधनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके कई इंडिकेटर हैं। प्रति व्यक्ति आय का स्तर आप देखिए तो देखने को मिलेगा कि पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है। राष्ट्रीय आय का जो वितरण समान होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। उपभोग का स्तर लोगों बहुत ही नीचा, लोगों का परचेजिंग पावर बहुत ही कम, निवास की सुविधा यानी आवास की सुविधा भी नहीं मिल पाती। इस्पात और बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो होती है वो इंडिकेट करती है कि हमारे यहाँ कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी ये खपत ही बहुत ही कम है। एग्रीकल्चर अभी भी हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रधान है, हम इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और यातायात और संवाद वाहन के साधनों की कमी है। साथ ही बेकारी, अर्ध बेकारी की समस्या, छिपी हुई बेकारी की समस्या विद्यमान है। औद्योगिकरण का अभाव यानी पूंजी की अपर्याप्तता और प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग, वित्तीय और आर्थिक साधनों का अभाव, उत्पादकता का निम्न स्तर, जनसंख्या संबंधी विशेषता, जनसंख्या संबंधी विशेषता में इसको हम क्लियर करेंगे अभी, और तकनीक का स्तर बहुत ही नीचा, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पिछड़ापन, यानी ये सारे कारण हैं। और इन सारे कारणों में हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर हमको ये देखना है कि हमारे यहाँ इन सारी समस्याओं के कारण हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, औद्योगिकरण का भी अभाव है, पूंजी की अपर्याप्तता है। तो हम इन सारे कारणों की वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उत्पादकता का स्तर, तकनीक का स्तर, भारत में तकनीकी ज्ञान का अभाव है,
देश में आज भी निम्न स्तर और प्राचीन तकनीक का प्रयोग करता है। योजना काल में यद्यपि तकनीक का विकास हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। तो निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़पन के बहुत सारे कारण हैं। इन सारे कारणों में हम सबसे पहले देखें ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण में आज़ादी के पहले जब हमारा देश गुलाम रहा, अंग्रेज़ की सरकार रही, तो उस समय ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था। दूसरी बात ये थी कि लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं हुआ और पूंजी की कमी हमेशा बनी रही और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अभाव में उत्पादन के साधनों का यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो ऐतिहासिक कारण है, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं हुआ, पूंजी की कमी बनी रही और सबसे बड़ी समस्या है आपकी बढ़ती हुई आबादी, जो कि हमारे देश में भारत सरकार जितना भी पॉलिसी बनाती है, जितनी भी योजनाएं बनाती है, जितना भी विकास के कार्यक्रम बनते हैं, बढ़ती हुई आबादी के कारण वो सारे कार्यक्रम ठप पड़ जाते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भारतीय कृषि को जितना विकसित होना चाहिए वो अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। उद्योग धंधों का विकास जिससे तीव्र गति से होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप नहीं होने की वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा नहीं घटा, कुशल श्रमिक और साहसी की कमी हमारे देश में बनी रही। वातावरण यानी यातायात और संवाद वाहन का साधन जो कि पूरी तरह से किसी भी इकोनॉमी में डेवलप्ड होना चाहिए, जिससे कि सारे साधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, ये स्थिति भी नहीं बनी रही। और सामाजिक वातावरण हमेशा प्रतिकूल रहा। बेकारी और छिपी हुई बेकारी ने तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का यूज़ करने का मौका ही नहीं दिया। धन और आय का विषम वितरण की समस्या बनी रही। तो इन सारी समस्याओं के निराकरण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए कई बातों पर बल देने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को सचेत होने की ज़रूरत होनी चाहिए, सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो सरकार को जागरूक होना चाहिए और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वास्तविकता पर बनानी चाहिए। तो यहाँ पर उसे कई बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा, जैसे प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग किया जाए, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण का विस्तार बड़े पैमाने पर हो, पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड किया जाए और यातायात और संवाद वाहन यानी कम्युनिकेशन और आपका ट्रांसपोर्ट, इसको डेवलप्ड किया जाए। धन और आय की विषमता की जो समस्या है, जो आर्थिक विकास की गति को मध्यम कर देती है, धीमा कर देती है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। कुशल श्रम और साहस की व्यवस्था करनी चाहिए। सामाजिक सेवा, सोशल सर्विसेज बड़े पैमाने पर प्रदान करना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बनाकर मानवीय पूंजी निर्माण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तीव्र गति से होगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरियाज़ में निवास करता है। तो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम बनाना चाहिए और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल ट्रांसपोर्ट पर बल देने की ज़रूरत है। और किसान अपने उत्पादित अनाज का उचित मूल्य प्राप्त करें, इसलिए मीडिएटर को समाप्त करने की ज़रूरत है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज टेक्निक को अपनाना चाहिए और किसानों का पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो फसल उत्पादित करते हैं वो क्रॉप्स होना चाहिए, जैसे खाद्यान्न, कच्चा माल के साथ कैश क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी बनने की ज़रूरत है और उन्हें सहूलियत देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हम किसानों को सुरक्षित करें, जिससे कि हमारे देश का एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ हमारे देश का भी विकास हो।